तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे मुकम्मल अकाउंटिंग साइकिल, किस तरह अकाउंटिंग होती है, क्या अकाउंटिंग के मेन एलिमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, जनरल एंट्रीज किस तरह बनाई जाती है, लेजर किस तरह बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाई जाती है, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाती है। तमाम A to Z आज आप इस 20 या 25 मिनट की वीडियो में सीख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अकाउंटिंग करना आ जाएगी, अकाउंटिंग को अप्लाई करना आ जाएगा और किसी भी बिज़नेस में जाके आप अकाउंटिंग डिसीजंस ले सकेंगे। तो मिस मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपको पहुंचती रहे। आज हम मुकम्मल मैनुअल अकाउंटिंग सीखेंगे कि पेपर पे किस तरह होती है, और मैं अपनी ऑलरेडी चैनल में ये भी सिखा चुका हूँ कि एक्सेल पे अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपके पास मैनुअल अकाउंटिंग की नॉलेज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे मुकम्मल अकाउंटिंग। इस वीडियो में आज आपको हम मुकम्मल अकाउंटिंग सिखा देंगे कि इस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप कोई भी अकाउंटिंग डिसीजन ले सकते हैं, कोई अकाउंटिंग एंट्री बना सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि अकाउंटिंग की बुनियाद किन चीज़ों पे उठाई गई है। अकाउंटिंग की बुनियाद 5 चीज़ों पे उठाई गई है। एसेट्स, liabilities, capital, expense और रेवेन्यू। पूरी अकाउंटिंग इन 5 चीज़ों के ऊपर चलती है। अगर आपसे ये 5 चीज़ें याद ना हो रही हों तो इसकी आसानी के लिए आप इस बीमारी को याद कर लें जिसको कहते हैं अल्सर। ठीक है, ALCER, अल्सर। A फॉर एसेट्स, L फॉर लाइबिलिटी, C फॉर कैपिटल, E फॉर एक्सपेंस, R फॉर रेवेन्यू। ठीक है, पूरी अकाउंटिंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो इन 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और वो होती है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब कैपिटल कम होता है तो जब आपका कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब आपका कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब आपका एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, और इसी तरह रेवेन्यू जब आपका बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब आपका रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तो इस टेबल को आपने याद रखना है। ठीक है, जब आप इस टेबल को याद रखेंगे कि आपके ये 5 एलिमेंट्स हैं और इन 5 एलिमेंट्स में से क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, उसका आप अंदाज़ा उसके बढ़ने या कम होने की नौयत से लगा सकते हैं कि क्या हमें इसको डेबिट करना है या हमें इसे क्रेडिट करना है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, जब भी कोई चीज़ की ट्रांजैक्शन होती है, जब भी किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन होती है तो हमें उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है। बगैर ट्रांजैक्शन हुए कोई अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग स्टार्ट ही वहीं से होगी कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी। तो जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी आप सबसे पहले एक जनरल एंट्री बनाएंगे। ये आपका पहला स्टेप है, यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, इस जनरल एंट्री को आप लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, बल्कि ट्रायल बैलेंस भी नहीं, इस जनरल एंट्री को आप लेके जाएंगे लेजर के अंदर। ठीक है, और लेजर से फिर आप इसको लेके जाएंगे
ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बना लेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के नामों से जानते हैं। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले बनेगी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से उठ के डेटा जाएगा लेजर के अंदर। लेजर की मदद से आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप समझते हैं इस जनरल एंट्री को। जनरल एंट्री बेसिकली होती क्या है? ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कि आप जो है वो एक बिज़नेस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप एक बिज़नेस बनाने जा रहे हैं और आपने बिज़नेस के अंदर जो है वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख रुपीज़ इन कैश। ठीक है, तो आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए की मदद से। अब आप बिज़नेस की तरफ सोचिए, जब 5 लाख रुपए बिज़नेस में आएंगे तो कैश क्या होता है? आपका एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, एक्सपेंस होता है, कि रेवेन्यू होता है? कैश आपका एसेट होता है, और जब कभी भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास कैश आया है, ठीक है, 5 लैक्स डेबिट। डेबिट को हम शॉर्ट में DR की मदद से भी लिखते हैं। ठीक है, ये कैश कहाँ से आया? आपने इन्वेस्ट किया। आप कौन है? आप कैपिटल हैं, इक्विटी है। कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके ही एक दूसरा नाम है इक्विटी। ठीक है, तो आप 5 लाख रुपए लेके आए बिजनेस के अंदर। सो लेट्स से माय नेम इज़ ओवेस इक्विटी। ठीक है, ये हो गया 5 लाख रुपए क्रेडिट। ठीक है, अब आपके पास 5 लाख रुपए मौजूद है। इस 5 लाख रुपए से अब आप क्या कर रहे हैं कि एक शॉप खरीदते हैं 2 लाख रुपए की। ठीक है, 2 लाख रुपए की कैश में एक शॉप खरीदते हैं अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। हम नंबर एक छोटा अज्यूम करते हैं कि 2 लाख की आप एक शॉप खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं बाय शॉप फॉर ₹2 lakhs। तो ये जो 2 लाख की आपने शॉप खरीदी है, तो शॉप भी आपका एसेट है, और कैश की मदद से खरीदी तो वो भी एसेट्स है। तो एक तरफ तो आपकी एसेट बढ़ रहा है क्योंकि आपने शॉप खरीदी, एक तरफ कैश कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो इस सूरत में मेरी शॉप जो कि एक एसेट है वो 2 लाख रुपए से डेबिट हो गई, और क्योंकि मेरा कैश कम हो रहा है, ठीक है, वो 2 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो पहले थे मेरे पास 5 लाख, 2 लाख की शॉप खरीदी, अब कैश रह गया 3 लाख और 2 लाख की शॉप है मेरे पास। ठीक है, ये अब मेरे करंट एसेट्स हैं, ये मेरे इस वक्त एसेट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि मैंने 2 लोगों को हायर कर लिया सैलरी के लिए। हायर 2 assistants for 25,000 सैलरी। ठीक है, तो सैलरी बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है, और इस एक्सपेंस को आप पे किसकी मदद से करेंगे? कैश की मदद से पे करेंगे। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैश कम होगा तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो इस टेबल को आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, जो कि आपकी बनती है 25 और 25 2 बनते हैं तो 50,000 रुपये। ठीक है, और 50,000 रुपये कैश आपने पे कर दिया। ठीक है, अब आपने ये किया
कि आपने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया और आपने क्या करा, सेल करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब आपने अपनी प्रोडक्ट XYZ, अभी जाहिर सी बात है सेल करने से पहले आप उस इन्वेंट्री को परचेज़ करेंगे, तो हम कहते हैं कि बाय इन्वेंटोरी फॉर 1 लाख। ठीक है, कि आपने इन्वेंटरी ख़रीदी 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो जब इन्वेंट्री आपके पास आएगी तो ये आपका एसेट है। ठीक है, तो एसेट जब बढ़ेगा डेबिट, लेकिन पेमेंट उसकी आप कैश से कर रहे हैं तो कैश कम होगा तो मीन्स एसेट कम होगा तो क्रेडिट। तो आप कह सकते हैं कि इन्वेंटरी मेरे पास आ गई, तो ये इन्वेंटरी मेरे पास हो गई 1 लाख रुपए डेबिट, और इसके अगेंस्ट जो है वो कैश मेरा कम हो गया, तो ये 1 लाख रुपए क्रेडिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एंट्रीज़ बनाते जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि ये जो इन्वेंट्री आपने 1 लाख की ख़रीदी है, अब आप एक सेल करने जा रहे हैं और इस इन्वेंट्री को आप बेच रहे हैं लेट्स से 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, 1.5 लाख की इन्वेंट्री आप बेच रहे हैं। अब आप कहते हैं कि मेड सेल ऑफ रुपीज़ 1,50,000 फॉर कैश। तो कि कैश में आपने 1.5 लाख रुपए की सेल्स की है। ठीक है, कैश में आपने 1.5 लाख रुपए की सेल्स की है। तो आप सेल आपका क्या है, बेसिकली सेल आपका रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है। ठीक है, और जब आप सेल करेंगे तो आपको कैश मिलेगा, तो कैश जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो सेल करने की सूरत में हो ये रहा है कि आपके पास कैश आ रहा है 1.5 लाख रुपए का कैश आ रहा है, और आपने एक सेल्स कर दी 1.5 लाख रुपए की। ये आपका रेवेन्यू बढ़ गया 1.5 लाख, ये आपका कैश बढ़ गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें जो है वो लोन की भी ज़रूरत है, तो हम बैंक के पास गए और बैंक से हमने कहा कि सर जी आप हमें जो है ना 2 लाख रुपए कैश लोन दे दें, 2 लाख रुपए कैश लोन दे दें। लोन आपकी जो है वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, लोन आपकी लायबिलिटी होती है, तो जब लोन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जब आप लोन लेंगे तो आपके पास कैश आएगा, आपकी जेब में कैश आएगा, तो जब एसेट बढ़ेगा, कैश एसेट है तो वो डेबिट होगा। तो ऐसी सूरत में जब आप लोन लेंगे, टेकन लोन ऑफ रुपीज़ 2 lakhs फ्रॉम बैंक इन कैश। ठीक है, आपने कैश में एक लोन ले लिया, तो इस सूरत में आप एक एंट्री बनाएंगे कि कैश आपका 2 लाख से डेबिट हो गया, और लोन जो है वो बेसिकली आपका 2 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया। तो इन तमाम एंट्रीज़ के ज़रिए, जो भी एंट्रीज़ अभी हमने बनाई, ये तमाम एंट्रीज़ के ज़रिए इन तमाम एग्जांपल्स को मैंने कवर कर दिया। ठीक है, बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, उससे शॉप ख़रीदी, शॉप ख़रीदने के बाद एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ दी, फिर हमने इन्वेंट्री ख़रीदी। ठीक है, और फिर हमने कुछ सेल्स भी की। ठीक है, और फिर हमने कैश पे जो है वो लोन भी उठा लिया, लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब ये जितने भी अकाउंट क्रिएट हुए हैं जो यूनिक अकाउंट्स हैं, जैसे ये लोन एक यूनिक अकाउंट है, राइट, सेल्स एक यूनिक अकाउंट है। ठीक है, इस तरीके से कैश एक यूनिक अकाउंट है, ये कैश कैश। ठीक है, तो हम इसको यूँ कर लेते हैं, ये हमारा कैश पहला यूनिक अकाउंट है, 1 ये सारे हमारा कैश है। ठीक है, इसके तरीके से ये भी 1 ठीक है, इस तरह ये हमारा दूसरा यूनिक अकाउंट है, शॉप हमारा तीसरा यूनिक अकाउंट है। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस ये हमारा चौथा यूनिक अकाउंट है, ये हमारा 5वां यूनिक अकाउंट है, ये हमारा 6ठा यूनिक अकाउंट है, और ये हमारा 7वां यूनिक अकाउंट है। ठीक है, तो ये जितने हमारे यूनिक अकाउंट्स थे, इन सब का अलग अलग लेजर बनेगा। ठीक है,
वक्त बचाने के लिए मैं तमाम का लेजर्स तो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको कैश का लेजर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जिसको हम हमारी ज़बान में टी अकाउंट भी कहते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेजर या टी अकाउंट, ठीक है। टी अकाउंट बेसिकली ये होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी सारी हो जाएगी डेबिट साइड, ये आपकी सारी हो जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। और इस अकाउंट का नाम है कैश, राइट। तो अब आप ये करेंगे, क्योंकि आपने कैश अब नहीं लिखना, आपने देखना ये कैश पे जो इम्पैक्ट आया है ये किस वजह से है। तो ओवेस इक्विटी की वजह से 5 लाख रुपए कैश डेबिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओवेस इक्विटी की वजह से यहाँ पे हमारे पास 5 लाख रुपए आए। फिर उसके बाद हमने शॉप ख़रीदी, कैश क्रेडिट हुआ, किस वजह से हुआ, शॉप की वजह से, तो 2 लाख रुपए कैश क्रेडिट हुआ शॉप की वजह से, ठीक है। फिर हम चलते हैं, फिर हमने सैलरी एक्सपेंस पे किए 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए कैश क्रेडिट हुआ सैलरी की वजह से, ठीक है। और मज़ीद चलते हैं, जितने भी वन वाले अकाउंट हैं, कैश दोबारा क्रेडिट हुआ इन्वेंट्री की वजह से, ठीक है। इन्वेंटोरी कितना अमाउंट था, 1 लाख, ठीक है। तो ये 1,50,000, ठीक है। और फिर जो है ये हमने कैश हमारा डेबिट हुआ सेल्स की वजह से 1,50,000 सेल्स की वजह से। और फिर हमने लोन लिया 2 लाख रुपए, जिसकी वजह से हमारा कैश डेबिट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 2 और 1 3 और 3 3.5 लाख, ठीक है। ये 3.5 लाख आ गया, ये 7 8 8.5 लाख आ गया। तो इसका मतलब है कि कैश आया 8.5 लाख, पे हुआ 3.5 लाख, बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस जो है वो हमारे पास 5 लाख रुपए डेबिट रह गया। मीन्स इस वक्त हमारे पास 5 लाख रुपए कैश मौजूद है। शुरू में 5 लाख लगाए, जिसमें से ये पेमेंट्स की, और ये हमने एक सेल्स की, और ये हमने लोन लिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है ना, ये आया है बैलेंस, ठीक है। जब इसी तरीके से आप लोन का भी बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक लोन का आपको बना के दिखाऊं, तो लोन में तो सिर्फ एक ही एंट्री है, ठीक है। लोन में सिर्फ एक ही एंट्री है, वो ये है कि लोन क्रेडिट हुआ है 2 लाख रुपए कैश के अगेंस्ट, तो हमारा बैलेंस भी आ गया 2 लाख रुपए, और यही हमारा बैलेंस भी है, ठीक है। इन तमाम बैलेंसेस को जब हम एक पेज पे लिख लेंगे, मतलब एक टेबल में लिख लेंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस। तो जनरल एंट्री से तमाम लेजर्स बन गए, सबके बैलेंसेस यहाँ पे आपके आ जाएंगे। इन तमाम बैलेंस को जब एक पेज पे आप लिख लेंगे, तो इसको आप कहेंगे ट्रायल बैलेंस। तो अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, अब यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। राइटिंग बहुत बुरी है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए अगेन आपने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे आप 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, और ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आप जाके देख लें कि आपके पास लेजर में क्या क्या बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस आ रहा है 5.5 लाख डेबिट, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके लिख लें कि कैश जो है वो मेरे पास मौजूद है 5 लाख रुपए। इस तरह ओवेस की इक्विटी है वो है 5 लाख रुपए, इसका बैलेंस है। इस तरह लोन का बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए क्रेडिट है। इन्वेंट्री है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपने सेल्स किए तमाम जितने भी हैं आपने ड्रॉ कर लेने, ठीक है। तो सेल्स जो है वो आपने 1.5 लाख की है,
तो वो आप 1.5 लाख लिख लें। सैलरी एक्सपेंस आपने पे किए हैं वो 50,000 डेबिट हैं, ठीक है। शॉप है आपके पास, यस, शॉप जो है वो आपकी 2 लाख रुपए की है। इसके अलावा और कुछ चीज़, इन्वेंट्री जो है ये आपका एसेट है, तो ये आपका क्रेडिट में नहीं बल्कि डेबिट में आएगा, ठीक है। लोन आपका लाइबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी आपका कैपिटल है, क्रेडिट में आएगा। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो आप सेल्स भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपने सारे जो बैलेंसेस जो यहाँ के थे वो आपने लेजर पहले बनाने तमाम अकाउंट्स के, और फिर इस तरह ट्रायल बैलेंस बनानी है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो है इनका टोटल कर लेना है। इन दोनों का टोटल डेबिट और क्रेडिट का हमेशा सेम आएगा, मैच करेगा। अगर मैच नहीं करेगा इट मीन्स आपने कोई अकाउंट मिस कर दिया है, ठीक है, या नंबर लिखने में गलती की है। तो 5 और 1 6, 7 8, 8.5, तो इसका आंसर आ गया 8.5 लाख। और यहाँ पे आप देखें तो 5 और 2 6, 7 और 50,000, ये हो गए 8.5 लाख, ठीक है। तो ये आपकी जो है ट्रायल बैलेंस बन गई। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से अब आप इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले अब हमारा जो अगला जो अकाउंटिंग साइकिल है ट्रायल बैलेंस के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती क्या है। तो इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, एफएस, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपके सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं, तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यूज़ आप सारे ले लेंगे और एक्सपेंस सारे ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, बिल्कुल आसान ज़बान में, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास एफएस होता है वो होता है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट जो है वो ये जो बनती है फॉर द पीरियड बनती है कि आप 1 साल के लिए बना रहे हैं कि क्वार्टर के स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। ये करंट पोजीशन होती है कि करंटली आपके पास कितना एसेट्स है, कितनी शॉप है, कितनी इन्वेंट्री है वगैरह वगैरह, ये सब मामला जो है वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस शीट को फिर जो है आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपके जो है ये 3 चीज़ें जाती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। ये 3 चीज़ें जो आपकी बैलेंस शीट में जाती हैं। बैलेंस शीट को बनाने के लिए इसकी एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक इक्वेशन है, एसेट इज़ इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। एसेट हमेशा बराबर होगा लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी के साथ। तो ये आपकी पूरी की पूरी एसेट साइड है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, जिसको आप कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़, तो इन दोनों का आंसर हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप दिखा देते हैं आप अपने करंट एसेट्स, और यहाँ आप दिखा देते हैं करंट फिक्स एसेट्स। ये 2 चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ आप दिखाते हैं लायबिलिटीज़, उसके अंदर आप दिखाते हैं करंट लायबिलिटीज़, फिक्स लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी। जब इनका आप दोनों का टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, तो आंसर जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है, जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिसकी लाइबिलिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। करंट लाइबिलिटी वो लोन्स होते हैं जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं, और फिक्स लाइबिलिटीज़ वो होती है जिसको आप मोर देन 1 ईयर में पे करते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह कह सकते हैं कि इस एसेट्स को हम 2 कैटेगरी में तोड़ेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट फिक्स एसेट्स। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को भी करंट लाइबिलिटीज़ और फिक्स लाइबिलिटीज़ 2 हिस्सों में ब्रेक किया जाएगा।
अब अगर हम देखें तो कैश जो है ये नॉर्मली हमारा करंट एसेट से क्विकली अवेलेबल है, ठीक है, और इसको हम पूरा साल यूज़ करते थे, ठीक है, और नया कैश इसमें ऐड माइनस होता है। जबकि शॉप जो है ये आपने जब ली है तो 10-15 साल तक तो आप इसको बेचेंगे नहीं, तो ये आपका फिक्स एसेट्स है। तो आपने आइटम को देख के उसकी नेचर का अंदाज़ा करना है। सिमिलरली जब आपने ये लोन लिया है तो आपको देखना होगा कि आपका एग्रीमेंट क्या है। अगर आपका एग्रीमेंट ये है कि आप इस साल इसको पे कर देंगे, ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आप इसको 5 साल में पे कर रहे हैं तो आज 1 साल में जितना वो पे करेंगे वो करंट लाइबिलिटीज़, और बकिया 4 साल का जो अमाउंट है वो फिक्स लाइबिलिटीज़। तो जब आप अगले साल में जाएंगे तो 4 साल का अमाउंट रह जाएगा, तो 1 साल का अमाउंट जो उस करंट ईयर में पे करना होगा, तो करंट पोर्शन जो है वो करंट लाइबिलिटीज़, बाकी रिमेनिंग अबाउट फिक्स लाइबिलिटीज़। तो इस तरीके से आपको इसको ब्रेक करना होगा। तो चलिए, ये जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाई है इसकी मदद से हम अभी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, और सबसे पहले हम हमारी दिखा देंगे सेल्स, ठीक है। सेल्स जो हमने की है वो की है 1,50,000 की, राइट। सेल्स को 1,50,000, अच्छा, सेल्स में इसको ख़रीदने की भी एक कॉस्ट होगी, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बेसिकली वो इन्वेंट्री थी जो आपने परचेज़ की, ठीक है। तो नॉर्मली होता है ये ट्रायल बैलेंस के बाद अब दोबारा इस साइकिल को जो है ना स्टार्ट करते हैं और एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, और फिर इसके बाद एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के अंदर अब वो एंट्रीज़ करते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल आप अपना COGS जो है वो डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल एक एंट्री अगर मैं इसकी यहाँ बना दूँ एडजस्टमेंट की, कि जब मैंने देखा पूरे साल में तो COGS, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है कि 1 लाख की पूरी इन्वेंट्री जो है वो मैंने बेच दी थी, और उसके अगेंस्ट जो है मैंने अपनी इन्वेंट्री जो है वो कम कर दी, ठीक है। तो ये वो एंट्री थी जो बनानी हमें ज़रूरी थी ताकि जो है ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाए, ठीक है। ये एक्सपेंस अकाउंट है और ये आपका एसेट अकाउंट है, तो आपका एसेट कम हो जाएगा। तो जब आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो माल आपने बेचा उसकी मालियत कितनी थी, वो आपके पास 1 लाख रुपए डेबिट आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपए डेबिट आ जाएगा, और इन्वेंट्री जो है वो आपकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि बैलेंस इसमें से अब वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपकी इन्वेंट्री है ये आपका COGS का पार्ट बन जाएगी। इसको यूँ कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप हटा दें और ये COGS का पार्ट बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले आप जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल्स लिखेंगे, और सेल्स में से जो आपका जो है वो 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम स्टेटमेंट है, और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि यार ये जो हमने 1.5 लाख की चीज़ बेची है इसकी एक्चुअल मालियत कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो थी 1 लाख रुपए। तो 50,000 रुपये जो है वो मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अगर आप ऊपर देखें तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आ रहा है आपका सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि आपको पूरा साल अपना ऑपरेशन चलाने के लिए सैलरीज देनी पड़ती हैं। तो आप कह सकते हैं कि सैलरी एक्सपेंस 50,000 जब मैंने माइनस की तो मेरे पास जो है पूरे साल में ज़ीरो प्रॉफिट आया, ज़ीरो प्रॉफिट जो आया वो ज़ीरो आया। तो यानी कि अगर मेरी सैलरी अगर कम होती 25,000 होती तो 25,000 प्रॉफिट आ जाता, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ना हम लॉस में आए ना प्रॉफिट में आए, तो हम जो है बेसिकली नील में आए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मेरा ज़ीरो आया, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट मेरी बन गई। अब अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं, जो मैं इसी के नीचे ही बना लेता हूं, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे होंगे मेरे एसेट्स, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे होंगे लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास एसेट्स क्या है। कैश हमारे पास 5 लाख पड़ा है, तो पहले हेडिंग लगा लेते करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में मेरे पास कैश मौजूद है 5 लाख, ठीक है। और मेरे पास जो है हमेशा डेबिट साइड पे आपके एसेट्स होंगे, ठीक है। शॉप मौजूद है 2 लाख की, तो वो हमारा फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट के अंदर हम लिख लेते हैं शॉप,
हम लिख लेते हैं शॉप 2 लाख की, ठीक है। अब हम हमारी जो है वो लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं, लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास, लेट्स हम अज्यूम करते हैं हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी ज़ीरो है। फिर हमारी जो है वो है फ़िक्स लाइबिलिटीज़। फ़िक्स लाइबिलिटीज़ में हम लिख लेते हैं कि हमारी है लोन 2 लाख रुपए, ठीक है। और ऑनर्स इक्विटी मेरी 5 लाख की है, ठीक है। तो ऑनर्स इक्विटी ओवेस 5 लाख, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो मैंने पार कर दिए। ये आपको सारे बैलेंस शीट की जो लायबिलिटीज़ ऑन इक्विटी साइड है आपको सारी यहाँ क्रेडिट साइड मिलेगी, जो आपके एसेट्स हैं वो सारे आपको डेबिट साइड मिलेंगे। तो जब आप इनको टोटल करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 7 लाख रुपए और इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 7 लाख रुपए। तो इसका मतलब है कि मेरी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बॉटम भी मैच हो गया। तो बैलेंस शीट बन गई, इनकम स्टेटमेंट बन गई। तो दोबारा एक रिकैप कर लेते हैं। तो ये आपका मेन टेबल है, ये आपके 5 चीज़ें हैं जिसको आप अल्सर के नाम से याद कर सकते हैं। इस टेबल की मदद से आप समझेंगे कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी या क्रेडिट। पहले जो 3 चीज़ें एसेट लायबिलिटीज़ कैपिटल की जाती हैं बैलेंस शीट में, ये आखिरी की 2 एक्सपेंस रेवेन्यू जाती हैं इनकम स्टेटमेंट में। अकाउंटिंग साइकिल ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसकी जनरल एंट्री बनेगी, फिर वो लेजर में जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा जिसको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ एंट्रीज़ बना के आपको दिखाएं कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज़ बनाई जाती हैं। जनरल एंट्रीज़ बनाने के बाद हमने क्या किया कि हमने उस अकाउंट्स को लेजर के अंदर लेके गए, ठीक है। लेजर से हमें जो बैलेंसेस मिले उससे हमने ट्रायल बैलेंस बनाई। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बनाई, ठीक है। उन एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को देखते हुए फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई और बैलेंस शीट बनाई। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या चीज़ है जो मैं फर्दर आप अकाउंटिंग के हवाले से सीखना चाहते हैं और मैं उसको अगली वीडियो में लेके आऊँ। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।